आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है, एंगल दे दिया है और बल आघूर्ण का मान दे दिया है। कह रहा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। तो बल आघूर्ण दिया है, चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी दे दिया है 0.25 टेस्ला और बल आघूर्ण टाउ दे दिया है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर और एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो छोटा दंड चुंबक या क्षण चुंबक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा = हमारा 30 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर बल आघूर्ण दिया है टार्क, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो बल आघूर्ण टाउ = होता है mb sin थीटा। अब चुंबकीय आघूर्ण m = टाउ/b sin थीटा। यहाँ पर b हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये हो जाएगा टाउ की वैल्यू 4.5 × 10⁻² b की वैल्यू दी है 0.25 टेस्ला इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। रख दिया तो आ गया हमारा sin 30 का मान 1/2 होता है या 0.5 लिख सकते हैं। सारी वैल्यू रख के सॉल्व किया तो आ गया 0.36 एम्पियर × मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर m दे दिया है 0.32 जूल × टेस्ला वाला एक छोटा क्षण चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो m की वैल्यू दे दिया है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी b की वैल्यू दे दिया है। कह रहा है यह दिया है क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन में होगी और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। तो सबसे पहले हमको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है और चुंबकीय आघूर्ण दे दिया है और जो चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के तल पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा विन्यास होगा जिसमें वो स्थायी संतुलन में होगा और किसमें अस्थायी यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान भी हमको बताना। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो दिया है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m = 0.32 जूल/ टेस्ला या जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b = 0.15 टेस्ला। अब देखिए स्थायी संतुलन की अगर बात की जाए तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के स्थायी संतुलन के लिए वेक्टर m तथा वेक्टर b एक ही दिशा में होने चाहिए। तो अगर हम स्थायी संतुलन चाहते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब उनके बीच एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अर्थात थीटा की वैल्यू 0। तो इस स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा तो U = m.b होता है। चूँकि स्थितिज ऊर्जा हमारी अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए डॉट आएगा और टार्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्रॉस आता है। तो यहाँ पर डॉट आएगा। अगर इसको सिंपल करेंगे तो U = -mb cos थीटा = -m की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.32, b की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है 0.15 × cos
0 डिग्री पे सबसे स्थायी संतुलन में होगा जब एम और बी का बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है कास में, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे -0.048 जूल। इतना हमारा स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब देखिए अस्थायी संतुलन, 0 डिग्री पे स्थायी संतुलन है और एम और बी अगर 180 डिग्री पे होंगे तो अस्थायी संतुलन होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक छड़ के अस्थायी संतुलन के लिए वेक्टर एम तथा वेक्टर बी यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर विपरीत दिशा में होनी चाहिए, अर्थात थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। तो यू इक्वल टू वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -mb कास थीटा इक्वल टू -mb कास 180। कास 180 का मान -1 होता है, तो आ गया +0.048 जूल। जब स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उछल कूद ज़्यादा होगी, तो कोई चीज़ अस्थायी होगी। तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा कितनी ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, यहाँ पर कितनी कम है, निगेटिव में, 0 से भी कम है, यहाँ पर 0 से ज़्यादा है, इसलिए ये अस्थायी संतुलन में। तो क्यों अस्थायी संतुलन में है, इसका संबंध ऊर्जा से भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक प्रणालिका यानी सोलिनॉइड में पास पास लपेटे गए 800 फेर हैं तथा इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक अनुदैर्ध्य काट होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक अनुप्रस्थ काट होती है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसको पहले आप लोग समझ लें। तो यहाँ पर देखिए जैसे गन्ना है हमारे पास, ये गन्ना है, अगर इसको मोटाई में काट दें तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब अनुप्रस्थ, पृष्ठ के अनुदिश, ये पृष्ठ है ना, ये देखिए पृष्ठ, तो इसी के अनुदिश। और अगर इसको बीच से फाड़ दें तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य काट यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गी का मतलब लंबाई में, तो लंबाई में अगर काट दें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये पृष्ठ के अनुदिश काटें तो ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट होता है। तो मान लीजिए कोई खोखला बेलन है, इसी पर ऐसे ऐसे तार लपेट करके हमने सोलिनॉइड बनाया है, तो ये अनुप्रस्थ काट यानी ये जो पृष्ठ है इस प्रकार से काटा गया है, और उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो पहले तो हमें यह बताना है कि ये कैसे क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम बताना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है m=NIA, जहाँ पर n हमारा, यहाँ पर m हमको दिया है, m निकालना है हमको, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, और n है कितने फेरे हैं, फेरों की संख्या 800 है, तो n बराबर 800 हो जाएगा। I कितनी करंट बह रही है, तो 3 एम्पियर की करंट है, एवं A पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। सॉल्व किया तो आ गया 0.600 एम्पियर मीटर। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि प्रणालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर दंड चुंबक के समान ही इस पर भी एक बलयुग्म कार्य करता है, अतः यह दंड चुंबक के समान व्यवहार करती है। तो जब हम इसमें जो है क्षण चुंबक में ये प्रणालिका में कोई करंट फ्लो कर देते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो दंड चुंबक के समान ही जो है इसमें बलयुग्म यानी टार्क काम कर देता है, बलों का जोड़ा जो इसको घुमाने का प्रयास करता है और घूम करके उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ रोकने का प्रयास करता है। तो इसलिए यह दंड चुंबक के समान ही व्यवहार करती है। हम देखें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहा है यदि प्रश्न 5 में बताई गई प्रणालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के प्रतः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर का मतलब समझिए, क्षैतिज का मतलब समझिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि एकदम खड़ा, जैसे पृथ्वी के अभिलंबवत, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। इसी को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जैसे ये कोई तल है और इसके 90 डिग्री पर ये कोण हो तो ये ऊर्ध्वाधर मतलब होता है। और क्षैतिज इस तल के समतल में, ये क्षैतिज होगा। जैसे पृथ्वी है उसमें ऐसे डंडा पड़ा रख दिया जाए तो ये हमारा क्षैतिज होगा। तो कह रहा है कि यदि प्रश्न 5 में बताई गई प्रणालिका यानी सोलेनॉइड ऊर्ध्वाधर दिशा के प्रतः घूमने के लिए स्वतंत्र, यानी खड़ी वाली, पृथ्वी से अगर देखा जाए तो खड़ी वाली दिशा के प्रतः घूमने के लिए स्वतंत्र हो इस तरह, और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। मतलब प्रणालिका हमारी इस तरह घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये मान लीजिए प्रणालिका है, सोलेनॉइड है, इस पर ये तार लपेट दिए गए ऐसे ऐसे इस तरह से, और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह क्षैतिज लगाया जाए इस तरह। तो कह रहा है तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो एंगल भी दे दिया है हमको, तो यहाँ पर सारे वैल्यू रख लेते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी लिखा जाता है। तो टी इक्वल टू या टाउ इक्वल टू हो जाएगा, एम की वैल्यू 0.600 है, इनटू बी की वैल्यू दी है 0.25 और थीटा की वैल्यू दे दी है 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है 0.5। इन सारी वैल्यू को रख के सॉल्व किया तो आ गया 7.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो ये हमारा बल आघूर्ण की वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। कह रहा है एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 15 जूल पर टेस्ला है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश रखा। तो क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम दे दिया है, वेक्टर एम, और वेक्टर बी भी दे दिया है यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें। तो पहले सारी वैल्यू रखते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम इक्वल टू 1.5 जूल पर टेस्ला हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू 0.22 टेस्ला दी गई है। अब पहली स्थिति में क्या है, चुंबक को, हाँ पहले जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब चुंबक रहेगा क्षण चुंबक तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अब ये कोई चुंबक रखा गया है तो इसी दिशा में है इसका तल, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जैसे जैसे इसको खड़ा करेंगे तो 90 तक आएगा। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति में θ1 हमारा 0 हो जाएगा। अब जब जो है चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने के लिए θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तब किया गया कार्य तो W इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो m दिया है 1.5 इंटू बी दिया है 0.22, cos 0 है माइनस cos 90 डिग्री लाना है। तो ये आ गया 1.5 इंटू 0.22 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सॉल्व किया गया तो आ गया 0.33 जूल। तो 0 डिग्री से अभिलंबवत करने के लिए, या यूँ कहें कि चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज से अभिलंबवत करने के लिए
कितना कार्य करना पड़ेगा? 0.33 जूल। अब कह रहा है चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने के लिए, तो दिशा में 0 डिग्री है, विपरीत में कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब कार्य कितना होगा? W=mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये m की वैल्यू दी है 1.5 इंटू वी की वैल्यू पता है 0.22 इंटू क्षेत्र की दिशा में, तो काश की वैल्यू 0 हो जाएगी। विपरीत दिशा में तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो माइनस काश 180 डिग्री। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.22 इंटू 1 माइनस काश 0 की वैल्यू 1 और काश 180 की वैल्यू -1, तो 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा प्लस में तो 2 और इसका गुणा होगा तो आ जाएगा 0.66 जूल। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसकी वैल्यू है 0.66 जूल। अब देखिए बी में क्या कह रहा है कि जब थीटा = 90 डिग्री तब चुंबक पर बल आघूर्ण कितना है? बल आघूर्ण पूछा जा रहा है बी में। यहाँ पर देखिए कह रहा है स्थिति एवं में चुंबक का कितना बल आघूर्ण होगा, तो इसमें कुछ छूट गया है, तो स्थिति मतलब जब अभिलंबवत हो, यहाँ पर दिया गया है तो उसी से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब अभिलंबवत हो चुंबक तो बल आघूर्ण कितना होगा, तो फार्मूला होता है τ=mv sin थीटा। एम की वैल्यू पता है 1.5 इंटू 10⁻0.22 इंटू साइन 90 की वैल्यू साइन में 1 होती है, तो 1 रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 0.33 न्यूटन मीटर। तो पहले स्थिति में अभिलंबवत रखे थे, दूसरी स्थिति में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर कितना बल आघूर्ण होगा, तो τ=mv sin थीटा एम की वैल्यू 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 180, साइन में 180 का मान 0 होता है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो टार्क आ जाएगा 0, कोई टार्क नहीं लगेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक प्रणालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। एन की वैल्यू दे दिया, ए की वैल्यू दे दिया, और जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ए की वैल्यू दे दिया, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं m=ni है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। तो अनुप्रस्थ काट प्रणालिका के केंद्र से जो है एक प्रणालिका जिसमें पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, इसमें धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके। कुल मिलाकर के धागा बांध करके प्रणालिका को हम लोग ऐसे लटका दिए हैं, जैसे इस तरह से धागा बांध करके इसमें तार लपटा हो, तो इस तरह लटका दिए कि ऐसे क्षैतिज तल में यानी पृथ्वी के समतल में ये ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो कह रहा प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, तो एन की वैल्यू दे दी है 2000, ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर, आई की वैल्यू 4 एम्पियर। प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण m=ni, एन की वैल्यू 2000, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁴, तो सॉल्व करने पे आ गया 1.28 एम्पियर मीटर, ये आ गया। अब दूसरा पूछा है कि प्रणालिका पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण क्या है, यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7.5 इंटू 10⁻² टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि प्रणालिका क्षैतिज में लटकी हुई है और क्षैतिज पर ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं, तो देखिए प्रणालिका पर जो बल लगेगा तो दोनों दिशाओं में अलग अलग बल लगेगा। इसको इस तरह से मतलब बल सेम रहेगा परिमाण में, लेकिन दिशा बदली रहेगी। इसको इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है,
और ये बीच में कोई हमने ये रख दी, इसका ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो इधर को भागेगा, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो इधर को भागेगा। तो ये ऐसे घूमने लगेगा, इधर को जाएगा या इधर को, तो ऐसे घूमेगा। तो ये जो एफ होंगे वो इक्वल होंगे, बस केवल दिशा बदली होगी, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रणालिका रखी हुई है तो एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर को अगर जाएगा तो साउथ पोल इधर को जाएगा, यानी बराबर बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत। तो वही कह रहा है कि धारावाही प्रणालिका अथवा चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नेट बल सदैव शून्य होगा, क्योंकि बल बराबर और विपरीत दिशा में लगेंगे। अब बलाघूर्ण की वैल्यू निकालना है तो बलाघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बी दिया है 7.5 × 10⁻² टेस्ला, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो टी इक्वल टू एम की वैल्यू है 1.28 और बी की वैल्यू है 7.5 × 10⁻², साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है। सॉल्व किया तो आ गया 48 × 10⁻² न्यूटन मीटर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 16 फेरे हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिसमें 0.75 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, इस प्रकार रखी गई है कि इसका तल 5 × 10⁻² टेस्ला परिमाण वाले वाह्य क्षेत्र के लंबवत है। तो वृत्ताकार कुंडली है, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, ये बी की दिशा है, तो इसके ऐसे लंबवत ये हमारी कुंडली रखी गई है, ये कुंडली है हमारी। कह रहा है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और इसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब अक्ष कोई मान लीजिए एक्सिस है, इसी को मान लें, तो इसके चारों ओर ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमा कर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी स्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2 मतलब प्रति सेकंड की आवृत्ति से दोलन करती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 बार ऐसे ऐसे नाच जाती है स्थायी संतुलन की अवस्था में। तो कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? अभी तक हमने बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण समझा, अब आ गया है जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको देखते हैं, तो सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं। तो कुंडली की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर क्वेश्चन में दिया है। कुंडली में तार के फेरों की संख्या n बराबर 16 है, देखिए लिखा है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कुंडली में प्रवाहित धारा I 0.75 एम्पीयर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो है 5 × 10⁻² टेस्ला है और कुंडली के घूमने की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी F है 2 प्रति सेकंड। तो कुंडली का जड़त्व आघूर्ण के हमको बताना है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण हमको निकालना है, तो जड़त्व आघूर्ण का देखें यहाँ फार्मूला है T बराबर 2π√K/mb, ये फार्मूला होता है। अब पहले हमको m और b पर विचार करना पड़ेगा, तो m निकालना पड़ेगा। तो जब हम पहले m निकालेंगे तो फार्मूला होता है NiA, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, जबकि हमको कुंडली की त्रिज्या दी है, तो पहले हमें कुंडली का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो ये आ गया A, तो पहले A निकाल लें क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बराबर πr², तो आ गया पाई गुणे r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर आ गया 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। अतः कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, अब हम m निकालेंगे क्योंकि जड़त्व आघूर्ण निकालने में mb की ज़रूरत पड़ती है m की। तो
तो एम बराबर एन आई है, एन दिया है 0.75, एम्पियर दिया है 16 और क्षेत्रफल दिया है निकाला है 0.01 तो ये आ गया 0.3768 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा एम निकला है। यदि कुंडली का दोलन काल टी हो तो फार्मूला है टी बराबर 1/f। आवर्त काल और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसीलिए इनके जो मात्रक हैं इसका सेकंड और इसका प्रति सेकंड होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2π√k/mv। तो k बराबर mv/4π²f²। तो ये आ गया 3.768 × 5 × 10⁻³ की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू एफ की वैल्यू 2 प्रति सेकंड। सॉल्व किया तो आ गया 1.12 × 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि चूँकि जड़त्वागुण के बारे में एनसीईआरटी में जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें नहीं दिया, अगर आगे आएगा तो हम समझेंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय आम्योत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो चुंबकीय आम्योत्तर मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन तो एक चुंबकीय सुई चुंबकीय आम्योत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में यानी परपेंडिकुलर प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 डिग्री कोण पर नीचे की ओर झुका है। तो जो चुंबकीय सुई है इसका नॉर्थ जो पोल है वो प्लेन से हॉरिजॉन्टल से 22 डिग्री कोण पर नीचे की ओर झुका है। इसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्षैतिज अवयव यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 0.35 गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कह रहा है इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको या मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर झुका है, नीचे से ही हमको समझना चाहिए कि ये नति कोण है, डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप के बारे में जो नई एनसीईआरटी उसमें नहीं दिया गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आगे दिया हो तो हम लोग पढ़े ले रहे हैं, नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे, इस पे स्टार लगा दीजिए। तो ये एंगल ऑफ डिप हमारा 22 डिग्री और ये जो क्षैतिज घटक है उसका मान एच का मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब हिंदी में क्षैतिज। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक 0.25 गॉस है। इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिया हमने। अब बी एच = बी cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसको इस तरह समझिए कि कोई हॉरिजॉन्टल है, इसे नीचे की ओर 22 डिग्री कोण रुका, नीचे की ओर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तब इसके दो भाग बनाएंगे हम, एक ये होगा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो पास में कास हमने बताया था और सामने साइन। तो जो पास वाली भुजा होगी उसको cos थीटा लिखेंगे या सामने वाली को sin थीटा। तो इसीलिए H = B cos थीटा है। ये हॉरिजॉन्टल वाली H BH कैसे, तो cos थीटा के साथ आएगी। तो H = B cos थीटा, तो B = H/cos थीटा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण BE, E का मतलब अर्थ पृथ्वी, तो B = हो जाएगा H की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.35 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर अपान थीटा की वैल्यू 22 डिग्री, तो cos 22 डिग्री। अब cos 22 डिग्री का मान आप लोग निकाल के इसको रखेंगे। एक बार जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो cos थीटा sin थीटा की सब वैल्यू जो है हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए किया गया, तो ये सॉल्व करने पे cos 22 डिग्री का मान आ गया 0.927। वैसे ध्यान दिया करिए जो है cos 30 की जो वैल्यू होगी sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो cos 60 की वैल्यू हाफ होगी, उल्टा होता है।
तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू मान लो 1 होगी, तो 1 से थोड़ा कम होगी, इसलिए 0.927 है। इस तरह अंदाज़ा लगा लिए करिए। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो B इक्वल टू सॉल्व करने पे आ गया 0.38 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी 0.38 गॉस। ये हटा देंगे तो फिर गॉस में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।